उन सबका जो बात के निर्णायक जन की ताकत होती है, मैं उनका आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। अपने सरल विनम्र स्वभाव के हमारी बहन जो डिप्टी मेयर हैं, उनका भी, साथ साथ वार्ड काउंसलर महोदय का भी और सभी सम्मानित नेताओं का। जिनका सहयोग गया के नगर निगम में रहने वाले सभी जनताओं के प्रति समर्पित है। आज मुझे सारे कार्यक्रम को छोड़ के मैं अपने क्रांतिकारी अध्यक्ष, नगर अध्यक्ष, युवा मोर्चा, युवा शक्ति और हमारे प्रदेश के किसान के नेता और हमारे गार्जियन और इन लोगों के आदेश का था। मुझे लगा कि जब भी कोई सामाजिक सरोकार वाले मुद्दे होते हैं, मैं उसको गंभीरता से लेता हूँ। परसों हम आरा में थे जहाँ मुखिया जी की हत्या कर दी गई। परसों हम जहानाबाद में थे जहाँ फिरोज की हत्या कर दी गई, और एक नालंदा में सत्येंद्र यादव इकलौते बेटे थे, उसको मार दिया गया। कल हम हाजीपुर में किरण यादव की हत्या हुई और एक चंद्रशेखर साहु की मुजफ्फरपुर में इकलौते गरीब बच्चे को मार दिया गया हुआ। और मैं आज यहाँ हूँ। मुझे दो तीन बात समझ में नहीं आती है इस देश के बारे में। आम आदमी कब तक अपने जीने के लिए भीख मांगते रहेंगे नेताओं से, सिस्टम से? कब तक वो अपनी जिंदगी, पानी पीने के लिए भी जिंदगी में तरसने वाला देश, आजाद हिंदुस्तान के बाद 70 सालों के बाद, 74, 70, 75 सालों के बाद हम आजाद हिंदुस्तान में पानी की गारंटी भी जो देश हमको ना कर सके। पानी से ज्यादा सस्ता तो हमारे देश में कुछ नहीं। वो अलग बात है कि 3 हिस्सा पानी नमक समुद्री है, लेकिन वर्ल्ड इस हमारे कंट्री के बाहर जितने बड़े बड़े कंट्री है, कैसे दुनिया के सबसे नंबर 1 पानी वो अपनी प्रजा को देता है। वर्ल्ड की सारी अरबों खरबों की मशीनरी लगा करके दुनिया की खूबसूरत मिनरल से भी ज्यादा अच्छा पानी वहां का पीएम, वहां का राष्ट्रपति अपनी प्रजा को देता है। आजाद हिंदुस्तान के बाद, इतने दिनों के बाद, जब मैं पानी से शुरू करता हूं जिंदगी को, तो मुझे आश्चर्य होता है कि इस देश की सत्ता ने, इस राज्य की सत्ता ने अपने लोगों के लिए क्या किया। दुनिया जब मिनरल से ज्यादा अच्छा पानी अपने देश को देता है, और हमारे यहाँ आर्सेनिक पानी, आयरन, कैंसर, टीबी, दमा, हम जिस पानी को 90% लोग पीते हैं, उस पानी से हैजा, दमा, टीबी, कैंसर, ये सारी बीमारियां उत्पन्न। 5 से 7% लोग हिंदुस्तान में हैं जो मिनरल पानी पीते हैं। उसके बाद तो हमें चापाकल भी नसीब नहीं, हमें साफ पानी नसीब नहीं है।
पानी के सवाल पर मगध की धरती के लिए लगता है कि आजादी हुई। यह वही मगध है आजाद हिंदुस्तान के पहले मुगल और अंग्रेज के समय में हम दुनिया के नंबर 1 हुआ करते थे, दूसरे स्थान पर हम भारत थे। और मुगल और अंग्रेज के बाद पूरा भारत दुनिया के सबसे निचले पौधान। कभी यह बात बिहार के लोग, भारत के लोग सोचते हैं कि हम मुगल और अंग्रेज के काल में हम कहां पर थे, हमारी इकोनॉमी कहां पे थी, हमारे पास अनाज कितना था, हमारी भुखमरी रेट क्या थी, हमारा गरीबी रेट क्या था, हमारा बेरोजगारी रेट क्या था। और आज जो हम लोग बैठे हैं, ये मुद्दा है पानी का। और मैंने जिंदगी की सबसे महत्वपूर्ण जीवन के हिस्से को मैंने आपको टच किया। हवा पर टैक्स, पानी पे टैक्स। और इस देश के लोग, मैं तो 83 में मुखिया बना, 81, 82 हम मवादी और नक्सल से लड़े। 83 के बाद हमको बिहार के सड़कों पर हो गया, 83-23। और लगभग इस 40 साल के अंदर मैंने बिहार के लगभग घरों को, गांव को, मोहल्ले को नजदीक से देखने का महसूस किया है। पत्रकार जी, ये मुद्दा जनता के लिए क्यों नहीं बनती? जनता के लिए बेरोजगारी मुद्दा क्यों नहीं बनता? जनता के लिए महंगाई मुद्दा क्यों नहीं बनता? जनता के लिए एक अच्छी जिंदगी जीने वाले मुद्दा क्यों नहीं बनते हैं? मैं यदि शुरू करूं नोटबंदी से, 2016, और मैं ये बात सारे पत्रकारों को आज कहना चाहूंगा कि आप लोग क्या सुनते हैं, क्या लिखते हैं, क्या पढ़ते हैं, कौन सा मास्टर स्ट्रोक हो जाता है, कौन सा वार हो जाता है। 2014 के पहले जब यह सरकार बनी थी तो गोधरा हुआ था। गोधरा का फायदा किसको मिले? बीजेपी को। तो बेनिफिट जिसको मिलता है, घटना वही करवाता है। 2019 के पहले घटना घटी पुलवामा, जिसको मैंने 14-19 को घटना घटी और 15 तारीख को पप्पू यादव ने ट्वीट किया। जो बात सतपाल मलिक दिल्ली कर, वहां के गवर्नर रहने के बाद, आपके लिए पानी क्यों नहीं मुद्दा बनता है? क्योंकि आपके लिए मुद्दा हो जाता है जाति, धर्म, मजहब, पुलवामा, गोधरा, आरक्षण, जाति जनगणना, पाकिस्तान। भारत का प्रधानमंत्री कभी चीन का नाम क्यों नहीं लेता? भारत का प्रधानमंत्री जितना भगवान का नाम नहीं लिया होगा, उससे ज्यादा पाकिस्तान का नाम ले लिया। काहे? जब 2019 में के पहले नोटबंदी को लेकर के मास्टर स्ट्रोक मारा गया था, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि मुद्दे क्या थे? मुद्दा था, क्या कहा था नरेंद्र मोदी जी?
जाली नोट, काला धन, सबको याद है? सब लोग भूले नहीं है ना? जो जो बात उन्होंने कही थी, सो बात मैं आपको याद दिला देता हूं। नोटबंदी जब रात के 12 बजे उन्होंने की थी और उन्होंने कहा था कि 70 साल के बाद ये इतिहास याद रखेगा। मैंने नोटबंदी के दिन ही कहा था कि ये इतिहास काला इतिहास में लिखा जाएगा। उसमें पहला मुद्दा क्या था? ब्लैक मनी। तब था पाकिस्तान और आतंकवाद पर सबसे ज्यादा खतरा, और आतंकवादियों को काला धन की वापसी और आतंकवादी गतिविधियों पर रोक लगेगी। मैं आपसे जानना चाहता हूं, ब्लैक मनी पर रोक लगे? 8 नवंबर 2016 सबसे पहले 1954 में 1000 नोट छपे थे, जो 1978 में बंद हो गए। नोटबंदी के पहले 16 लाख करोड़ रुपया मेरे साथ मेरे भारत के डिफिजिट में था, और नोटबंदी के बाद 32 लाख करोड़ लगभग सस्टेन करने के आगे हम बढ़े। और यही सवाल उठा था कि ब्लैक मनी, काला धन सब वापस आएगा, ब्लैक मनी खत्म होगी, जाली नोट खत्म होगा। कुछ ही दिनों के बाद पूरा का पूरा आरबीआई बैंक बराबर हो गया, सारी जाली नोट इक्वल हो गई, काला धन पर एक बार चर्चा नहीं हुई, और नोटबंदी जैसे मुद्दों को नरेंद्र मोदी जी ने दरकिनार कर दिया। और आपको आश्चर्य होगा जनाब, लगभग 2019 के बाद अभी तक 2000 रुपये का नोट नहीं छपा है आज तक। पहली नोटबंदी भी हुई थी तो उन्होंने उसके गुप्त एजेंडे थे, और उनका गुप्त एजेंडा था मात्र 20 आदमी को बेनिफिट देना। हिंदुस्तान में जो 20 मित्र थे प्रधानमंत्री जी के, उनको बेनिफिट देना, और अपने से विपक्ष की पार्टियों को 2019 में चुनाव के आने के पहले उसको बर्बाद करना। मात्र 2 एजेंडे थे। और उसका नतीजा क्या निकला? उसका नतीजा निकला कि बेरोजगारी बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई, गैस सिलेंडर बढ़ गया, किसानों की स्थिति बदतर हो गई, महिलाओं पर सबसे ज्यादा हमला हुआ, महिलाओं के घर की पैसे खाली हो गई, पति ने जान लिया, बेटे के लिए रखने वाला महिला अपना पैसा निकाल के पति को दे दिया, ये मेरे पास पैसा था, हम आपको दे रहे हैं, इसको किसी तरह बचा लीजिए। युवाओं पर सबसे ज्यादा हमला हुआ, और दुनिया में सबसे ज्यादा किसी पर हमला हुआ तो मिडिल क्लास और छोटे दुकानदारों पर, जो सबसे ज्यादा हिंदुस्तान को रोजगार देता था, सबसे ज्यादा हमला हुआ। और अब आप सोचिए, एक बात पहली बार मैं आपको बता दूं कि आप कभी पूछे कि 54,000 करोड़ रुपया 2000 वाला नोट गायब कहां है भारत में? 54,000 करोड़ ये रिजर्व बैंक से गायब है। आपने कभी पूछा कि ये 2000 करोड़ 1,08,000 करोड़ रुपया परलेन से गायब है अभी तक। और भारत की इकोनॉमी दुनिया में सबसे ज्यादा खराब हो गई। रिजर्व बैंक गवर्नर रघुराजन से लेकर मनमोहन सिंह जी से लेकर दुनिया के सारे लोगों ने कहा कि नहीं, यह नोटबंदी सही नहीं है।
इससे भारत के लोग गरीब हो जाएंगे, इससे भारत के किसान गरीब होंगे, इससे भारत के व्यापारी गरीब होंगे, इससे भारत के छोटे व्यापारी खत्म हो जाएंगे, महिलाएं पर चोट पड़ेगी, डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ जाएंगे, सब कुछ महंगा हो जाएगा, प्याज से लेकर के अरहर का दाल टमाटर सब महंगा हो जाएगा, हमारी जिंदगी हराम हो जाएगी, हमारे जेब के पैसे चले जाएंगे, हमारे जेब में इकोनॉमी नहीं बचेगी, हम बच्चों को पढ़ा नहीं पाएंगे। ये सब नोटबंदी के बाद होगा। और फिर क्या बोल रहे हैं ये? आप हमको बताइए, आप नरेंद्र मोदी जी से पूछिए कि तब आपको ज्ञान कौन दिया था और कल आपको ज्ञान किसने दिया? जब पहली बार इन्होंने नोटबंदी की थी तब भी इनको बिल गेट्स ने कहा था। मैं सुधीर चौधरी आज तक से जानना चाहूंगा उस चिप का क्या हुआ जो चिप 2000 में आपने लगाया था? क्या हुआ सिग्नल का? नोटबंदी हुई बिल गेट्स के कहने पर, फिर 2000 रुपये बंद हुआ बिल गेट्स के कहने पर। आखिर भारत का प्रधानमंत्री भारत के इकोनॉमिक से ना पूछ के बिल गेट्स से क्यों पूछता है? और यह हमको बताना चाहिए कि ये 2000 रुपया जो आपने कहा है, फिर इसके पीछे गुप्त एजेंडा क्या है? इसके पीछे गुप्त एजेंडा है बीजेपी में जो इनके नंबर 1 नंबर 2 दुश्मन हुए हैं उनके पैसे को रोक देना। और सितंबर में तक इन्होंने कहा पैसा जमा करो, और अक्टूबर में 4 विधानसभा मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना, अक्टूबर में आचार संहिता लग जाएगा अक्टूबर में, और सितंबर तक 2000 रुपया को जमा करना है। अब आप सोचिए अक्टूबर में 4 विधानसभा का चुनाव होना है, इसका ध्यान देखिए कहां है। सितंबर के पहले तक इसको जमा करना है, और इसके नंबर 1 नंबर 2 जो दुश्मन गडकरी, नितिन गडकरी, जोगी, इनके एजेंडे में बीजेपी के भीतर जो सबसे ज्यादा है, इनका 2000 बंद रुपया। और आप पहले भी लाइन लगा के मार दिए भारत के नौजवानों को, ये तो एसी में बैठे रहेंगे, डेली 10 नोट 2000 का लाइन लग करके छोटे छोटे व्यापारी और गरीब आदमी खड़ा होकर के बदलेंगे। कभी भारत में देश हित में काम क्यों नहीं होता है? किसान के हित में काम क्यों नहीं होता है? युवाओं के हित में काम क्यों नहीं होता है? छात्रों के हित में काम क्यों नहीं होता है? महिलाओं के हित में काम क्यों नहीं होता है? जनताओं के हित में काम क्यों नहीं होता है? किसानों के हित में काम क्यों नहीं होता है? मजदूरों के हित में काम क्यों नहीं होता है? गरीबों के हित में काम क्यों नहीं होता है? मिडिल क्लास लोगों के हित में काम क्यों नहीं होता है? कभी पानी पर क्यों नहीं वोट मांगी गई? गया में प्राइम मिनिस्टर आए झारखंड और गया, बोला कि पानी मैं दे के रहूंगा। हम लोगों ने 2-2 बार यहां पद यात्रा की पानी के सवाल पर। सीएम साहब आए, उन्होंने कहा कि कौन पहाड़ जलाशय योजना अगले बार नहीं बना, शुरू नहीं हुई तो हम दोबारा नहीं आएंगे। फिर दोबारा आए, बोले अगले बार नहीं होगा तो हम दोबारा नहीं आएंगे। फिर बोले याद ये चीनी मिल शुरू नहीं होगी तो मैं आपसे वोट नहीं मांगूंगा। नरेंद्र मोदी जी गए चीनी के मिल के मोतिहारी में, बोला अगला बार मैं भाइयों, अगला बार मैं आऊंगा तो मैं आपके ही चीनी मिल के चीनी का चाय पीऊंगा। दोबारा आए, बोला नहीं हुआ महात्मा गांधी के धरती पर, बोला गलती हो गई, अगले बार बन जाएगा। तीसरे बार आए तो चीनी मिल माफिया सब बेची दी, वो चीनी मिल मोतिहारी में बचा ही नहीं। आप जो धरना पर आज बैठे हैं, कितनी पब्लिक आपको सपोर्ट की?
क्या ये पूरे गया का मामला नहीं है, किसी एक वार्ड का मामला है? सिर्फ डिप्टी मेयर साहब क्यों, पूरी जनता क्यों नहीं? मेयर कहां गायब हो गए? जब हमारे बीच के लोग दलाली करेंगे। कल 2 बार डीएम साहब से मेरी बातचीत हुई। एक अच्छे डीएम है, बहुत अच्छे डीएम यहां पर हैं। उन्होंने कहा अनजस्टिस नहीं होने दूंगा। मैंने अपने नेताओं को इसकी बात बता दी, बोला जो सवाल है सही मुद्दे हैं, लेकिन जो नगर आयुक्त है, क्या ये अलाउद्दीन के चिराग हैं? क्या ये आका हैं? नगर निगम तेजस्वी जी के हाथ में है। हम तो चाहेंगे तेजस्वी जी कोई काम मत करिए, पहले 2 ही काम करिए ना। एक अस्पताल को तो नंबर 1 बना दीजिए और दूसरा शहर को क्लीन कर दीजिए। मात्र 2 काम करिए, कोई काम और मत करिए। हमें काम करने का मैंडेट मिला है ना, हमें आम आदमी के लिए जीने का मैंडेट मिला है ना। ये कौन सी आका है ये? मैं जहां देखता हूं मेयर और नगर आयुक्त के बीच में लड़ाई होती है। नगर आयुक्त सुपर पावर बना हुआ है। क्या डेमोक्रेसी में सुपर पावर नया नगर आयुक्त बनेंगे? पीएम से ऊपर कोई हो जाएंगे, सीएम से ऊपर चीफ सेक्रेटरी हो जाएगा। फिर डेमोक्रेसी और लोकतंत्र का मतलब क्या है? फिर पंचायती राज जनप्रतिनिधि एक्ट का मतलब क्या है? फिर नगर निगम एक्ट का मतलब क्या है? फिर डेमोक्रेसी में चुनी हुई जनता का मतलब क्या है? जनता चुनती क्यों है? जनता सर्वोपरि है, जनता भगवान है, जनता मालिक है। पहले ही लिखा जाता है गवर्नमेंट सर्वेंट, गवर्नमेंट सर्वेंट। ये नौकर हैं आम जनता के। पब्लिक जनप्रतिनिधि को, एमएलए एमपी को लिखा जाता है पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, समाज सेवा। वो सेवक है जनता का। मालिक की जिम्मेदारी निभाने की जिम्मेदारी नहीं दी गई है। ये नौकर हैं, इनको समझना होगा। एमएलए एमपी मंत्री को यह समझना पड़ेगा कि वो सिर्फ सेवक है, वो राजा नहीं है। नगर निगम के मेयर, डिप्टी मेयर, वार्ड काउंसलर को यह समझना पड़ेगा उनकी जिम्मेदारी सिर्फ एक पहरेदारी की है। सिर्फ अपने वार्ड की, अपने गया की, अपने शहर की पहरेदारी वो कर सकते हैं। उन्हें उनकी जिम्मेदारी के लिए आवाज उठानी होगी डेमोक्रेसी में। और हमारे साथी, हमारे अनुज ओम प्रकाश यादव और वार्ड काउंसलर ने मुद्दों को लेकर आवाज उठाई तो जबरदस्ती उस पर केस किया गया। अपने ईमानदार साथियों को मैंने जीवन में कभी कमजोर होने नहीं देखा है। हम रहे या ना रहे, यदि जनप्रतिनिधि जो जनता चुनती है, यदि वो कमजोर हो गई तो फिर लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। इसीलिए पप्पू यादव गया आना पड़ा। हम सिर्फ ओम प्रकाश यादव के लिए गया नहीं आए हैं। जैसे कर्नाटक की जीत कांग्रेस की जीत नहीं है। कर्नाटक की जीत भारत के उस 140 करोड़ लोगों की जीत है जो संविधान में विश्वास करता है, जो बाबा साहब अंबेडकर में विश्वास करता है, जो लोकतंत्र में विश्वास करता है, जो एक उम्मीद देखता है जीने का, जिसके भीतर विश्वास है भारत के 140 करोड़ लोगों के लिए, जो नफरत का आधार अलग होकर मोहब्बत का रास्ता चुनना चाहता है। ये कर्नाटक की जीत, कर्नाटक की जनता की जीत नहीं है। उसी तरह ये ओम प्रकाश यादव की लड़ाई नहीं है, ये हमारे इस वार्ड काउंसलर की लड़ाई नहीं है।
हमारे मित्र अलग वार्ड काउंसलर की लड़ाई नहीं है, ये गया के हर उस जनता की लड़ाई है जो अपना सपना, अपनी उम्मीद चुने हुए जनप्रतिनिधि से उसके भीतर ट्रस्ट है, और यदि उसी पर हमला कर दे ये नौकरशाह बनने का जज्बा नहीं है। मैं मानता हूं मेरे भारत के भीतर कर्मयोगी बनने का जज्बा नहीं है, अन्यथा 400 साल 700 साल मुगल नहीं रहते, 300 साल अंग्रेज नहीं रहते, 100 सालों से ये गंदे पॉलिटिकल सिस्टम नहीं रहता। हम समझौता करते हैं, हम भाव से जीते हैं, हम किस्मत से जीते हैं, हम भगवान के सारे जीने लगे हैं। हमें लड़ने की हिम्मत खत्म हो गई है, हमें गोली खाने की हिम्मत खत्म हो गई है। हम एक तो छोड़ा आता है कहां से, उसके पीछे आप लोग पड़ जाते हैं। कौन छोड़ा आया था अभी, हमको नहीं नाम पता कौन है वो। 4 साल पहले उसके पास खाने के लिए पैसे नहीं थे। संत किसको बोलेंगे? संत बोला जाता है महावीर को, संत बोला जाएगा बुद्ध को, संत बोला जाएगा गुरु गोविंद को, संत बोला जाएगा रामकृष्ण परमहंस को, संत बोला जाएगा परशुराम को, संत बोला जाएगा शिरडी के साईं बाबा को, संत बोला जाएगा विवेकानंद को, संत बोला जाएगा रामा स्वामी पेरियार को, संत बोला जाएगा बिरसा मुंडा को, संत बोला जाएगा वाल्मीकि को, संत बोला जाएगा संत रविदास को, संत बोला जाएगा कबीर को, संत बोला जाएगा कर्ण की इस भूमि को। संत कौन होते हैं? दुनिया में चमत्कार जैसी चीजें कहां है? उसके पीछे आप पागल, जो नेता आता है उसके पीछे पागल। कौन सी पर्ची निकलती है? 46 लाख लोग मर गए कोरोना में, कहने एक पर्ची से बचा लिया। जब चमत्कार है, ये सारी बकवास बातें होती। पानी की बात नहीं करोगे, है चमत्कार तो कर दो मगध के धरती पर पानी का इतिहास बिछा दो। है औकात उसकी तो कहिए मदद करने के लिए। कर दे घर में पानी, कर दे हिंदुस्तान की गरीबी खत्म, कर दे हर आदमी के घर में 1 लाख रुपया महीने का इनकम। हमें 6000 रुपये पर जीना पड़ता है 90% आदमी को। 84 करोड़ लोगों को 10 किलो आटा चावल देके हम जिंदा रखे हुए हैं भारत के इतिहास में। ये चमत्कार है। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, डीएम, एसपी, कलेक्टर पप्पू यादव की बेटी, बीवी नंगा पैर नहीं चलेगा, लेकिन पप्पू पासवान, पप्पू राम, पप्पू भूया, पप्पू नुनिया, पप्पू चंदन सिंह, पप्पू कहार, पप्पू कुमार, पप्पू शाह, पप्पू चौधरी, पप्पू कलवार, पप्पू बीत, पप्पू मरा, पप्पू दिया, पप्पू जोड़ा, पप्पू शर्मा, पप्पू गेवट, पप्पू निशान, इसकी बेटी पैदल चलने के लिए कलश के मां लेकर के पैदा हुई है। जो लोग आए उसने अपने अपनी बेटी और बीवी को गोली चलाया। कभी सिस्टम, कभी कुछ। हम लोग क्यों बात नहीं करते हैं गरीबी पर? किसके जेब में कितने पैसे हैं अभी? आप निकाल के देखिए, आप कैसी लाइफ जीते हैं। क्या इस पर चर्चा चोरी होती है इस कंट्री में? ये कौन है? मेरे जात का दादा। ये कौन है? मेरे बाप का दादा। ये कौन है? फलना। बाड़े बा पत्रकार जी कहिए ना, आप लोग तो गणेश परिक्रमा कर रहे हैं। 1.5 महीने से आप लोग को मार्केटिंग मिली हुई है एक आदमी को। इसके पहले आसाराम को भी मार्केटिंग मिली थी। आसाराम 22 बलात्कार के केस में सजा हुआ है। पता है पत्रकार जी, जिसके लिए सारे बीजेपी के लीडर कान उछलाते थे। उसके पहले राम रहीम, उसके पहले नागपाल, लाइजनर था चंद्रराव स्वामी। 2014 के पहले लाइजनर बना रविशंकर और रामदेव। और अब 2024 उत्तर प्रदेश में इसको जाने से जोगी क्यों रोक दिया? अब यह 2024 में एक लोग कोंडे बाबू
सुधीर चौधरी है कोई, उसने कह दिया कल पप्पू यादव को, अरे पप्पू जी क्यों कष्ट हो रहा है, पहली बार इतने हिंदू जमा हुए हैं। अरे सिद्धूर जी हमको कष्ट नहीं है, यदि पहली बार इतने हिंदू जमा हुए हैं तो मोदी को हटाइए, इसको बैठा दीजिए ना, यही जब ठिका ले लिया है, मोदी कुछ नहीं कर पाए, इनको बोलिए बैठाइए और एक दिन में चमत्कार करिए, भारत को राम राज को कर दीजिए ना। मैं भी चाहता हूं भारत राम राज हो, मैं भी चाहता हूं भारत आर्थिक आजादी का की दुनिया का सपना देखे जो मगध कभी देखा करता था। और हम महावीर को भूल गए, हम विवेकानंद को भूल गए, हम बुद्ध को भूल गए और उस धरती पर बैठे हैं जहां पानी के लिए तरस रहे। तो मैं चाहता हूं यदि है हिम्मत नरेंद्र मोदी जी को, 2024 के पहले आप मगध को पानी दे दो, पप्पू यादव आपके पैर पर ना गिर जाए तो मेरे हम दोगला के पैदाइश हुए। और यदि 2024 के पहले मगध के धरती पर पानी देने की औकात 10 सालों में आपकी ना हो, आप दोबारा प्रधानमंत्री के लिए नॉमिनेशन मत करना, मेरा चैलेंज स्वीकार करेंगे। है नरेंद्र मोदी जी आपको हिम्मत तो आप बिहार के बाढ़ और मगध के सुखाड़ को खत्म कर दो। है हिम्मत, है हिम्मत, है हिम्मत। दुनिया के सबसे ज्यादा मगध गरीब है, घास की रोटी खाता है। आम आदमी की जिंदगी कभी जाकर के मगध के गांव में देखे, गया के गांव में देखे, जहानाबाद के गांव में देखे, औरंगाबाद के गांव में देखे कि आम आदमी कैसी लाइफ जीता है। फॉर्चून की दुकान, चाय की दुकान, अंडा की दुकान, ये लाइफ है। और उसके बाद इनकी हिटलरशाही, इनकी हुकूमत। मेरे पास डेमोक्रेसी के अलावा दूसरा लोग आवाज के अलावा कुछ नहीं था। और हमारे नेता ऐसे लोगों से हमेशा समझौता करते चलते हैं। कल से आज तक मुझको 20 फोन गए हैं बड़े बड़े लोगों के, क्या आप मत जाइए, मत गया। मैं हाथ जोड़ता हूं, मैं नाम नहीं लूंगा उन लोगों का। पटना से लेके गया तक 20 फोन गए, जो बात कहनी है हम लोग कर लेंगे। लेकिन मुझे लगा कि जो बात होनी होगी तो होगी। अब जनता के लिए लोग समझौतावादी हो जाए और जेल से डरे और इनकी राइफल और गोली से डरे, तब तो बेकार पैदा लिए। यही यदि मेरे किस्मत का तकदीर लिखने लगे मरने और जिंदगी का, तो फिर पप्पू यादव का क्या मतलब। 7 चीफ मिनिस्टर से लड़ा हूं, 2 पीएम से लड़े हैं, बहुत देखे हम इस दुनिया को। हर माफियाओं से लड़ा हूं डेली। लेकिन आप ही लोग जितना ज्यादा माफिया अपराधी है, सबकी गणेश परिक्रमा आप ही करते हैं। सारा जमीन माफिया, बालू माफिया आप ही किया है। हमारे नेता बालू माफिया के खिलाफ लड़ता है, जेल जाता है, हमने समझौता नहीं किया। हमारे पार्टी के अध्यक्ष झंडा लगा करके बालू उगाने गए, हमने कहा कि भैया आपसे व्यक्तिगत संबंध रहेगा, मैं आपका सम्मान करता हूं, लेकिन मैं अपने झंडे की इजाजत किसी माफियागिरी के लिए नहीं दे सकता। ये इस जन्म में नहीं होगा, मर जाएंगे तब भी नहीं। मैं जमीन माफियागिरी करने के लिए पैदा नहीं हुआ हूं। मैं आम जनता को लात मार करके आप बिजनेस करिए, बिजनेस करने में कोई दिक्कत नहीं है, सबको करने का राइट है। बालू का बिजनेस होता है, पहाड़ का बिजनेस होता है, गिट्टी का बिजनेस होता है। अब तो हर दिन जमीन की दलाली होती है। लाइजनर को क्या कहते हैं लोग हिंदी में? दलाल, रियल एस्टेट। पहले कहा जाता था जमीन की दलाल, अब इंग्लिश में हो गया रियल एस्टेट। पहले राजनीति में जो दलाली करता था अब उसको कहा जाता है लाइजनर। क्या है ये? रविशंकर जी, लाइजनर। एक पोल के नॉर्थ और साउथ पोल के बीच को मिलाना। ये क्या है? रामदेव जी। ये क्या है? लाइजनर। इसीलिए
मेरा आग्रह है, इस देश में कभी मुद्दों पर बात नहीं होती है, इस देश में कभी गरीबी पर बात नहीं होती है, इस देश में कभी आम जनता के जीवन पर बात नहीं होती है, इस देश में कभी आम जनता के जीने पर, इकोनॉमी पे बात नहीं होती है, इस देश में कभी आम लोगों के पढ़ाई पर बात नहीं होती है, इस देश में कभी आम लोगों की दवाई और हेल्थ पर बात नहीं होती है, महिलाओं के जीवन पर बात नहीं होती है। बस जादव, राजपूत, भूमिहार, तेली, आप जापान जाइए तो पानी की बात होगी, इंग्लैंड जाइए तो हवा की बात होगी, चाइना जाइए तो स्टील की बात होगी, यूरोप जाइए तो एक बेहतर जीवन बनाने की बात होगी, भारत आइए तो भूमिहार की बात होगी, राजपूत की बात होगी, सौ की बात होगी, यादव की बात होगी, बैकवर्ड फॉरवर्ड का बात होगा, हिंदू मियाँ का बात होगा, भाग और भगवान की बात होगी। यहां से निकलिए, किसी से पूछिए क्या हाल है, तो क्या हाल होगा पप्पू जी, भाग में जो है वही ना होगा। फिर आगे निकलिए, पूछिए क्या हालचाल है, अरे की हाल है पप्पू जी, किस्मत जे लिखल है वही ना हुई। फिर आगे निकलिए, क्यों काका सब ठीक है ना, अरे की ठीक रहते, भगवान जे लिख दल कैसे होते। इसके अलावा दूसरी बात करते हैं क्या हम लोग? नेताओं की चमचागिरी, नेताओं की दलाली, जात के आधार पर नेताओं की दलाली। आप कितना लुटेरा है, माफिया है, आपका काम कभी हो ना हो, आपकी जिंदगी बदले ना बदले, औकात क्यों नहीं है? यहां तो सरकार के एमएलए एमपी सब लोग हैं, मंत्री, क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं है गया के नगर निगम के जनताओं के प्रति? पहले नगर निगम के मंत्री यहीं के तो थे, क्या नाम था, प्रेम, कई बार से तो आप जिता रहे हैं, उनकी खूबी क्या है प्रेम जी की, हम आज तक समझ नहीं पाए। न मोगी न मरद, बिछड़ा, न बोली न लड़ाई न करब, न अच्छा न भला न बुरा, भौजियों के बड़ों के बाप, कनियों के बाप, छोटका भाइयों के कन्या का भौजी, बड़कों के भौजी, माए ले उगरो भौजी, दिया दे ले उगरो भौजी, मतलब सबका भौजी। क्यों जीतते हैं ये लोग? यहां के लोगों को मंत्री बनाया जाता है, उसका आधार क्या है? क्या वो क्रांतिकारी है? क्या किसी लोगों की वो मदद करते हैं? क्या उनके डर से किसी इंसान की मदद होती है? क्या उसे कलेक्टर सुनता है? क्या एसपी सुनता है? क्या कोई पदाधिकारी सुनता है? बस इनमें भैया थोड़ा देर बंद कर क्या करते हैं, फिर उसके बाद करिए ना क्रांति। इसीलिए तो ये हाल है। बस इन मंत्री एमएलए एमपी के इर्द गिर्द कौन रहते हैं, कभी देखे हैं? दलाल, जमीन माफिया, स्कॉर्पियो वाला, फॉर्च्यूनर वाला, लहरिया कट कोरक्स पीने वाला, हुर्र हुर्र। ये जो मंत्री के दलाल सबसे कुछ पैसा लेता है, एक भी भला लोगों को आप दिखा दीजिए, एक भी गरीब लोगों को आप दिखा दीजिए इन नेताओं के पास, आप हमको दिखा दीजिए। और कोई गरीब और भला लोग, आम आदमी जाकर के आप मिल करके एक पैरवी करके दिखा दीजिए और पैरवी करा लीजिए, तो आपका काम हो जाए तो बदल देंगे आप। यदि हिम्मत है तो मैं आग्रह करूंगा यहां के नेताओं से, बिना नाम लिए और मंत्री से, तो सरकार आपकी है, आप 6 महीने के अंदर चुनाव के पहले यहां का पानी दीजिए, बदलिए। मगध की धरती सबसे ज्यादा लगभग महागठबंधन को वोट देती है, बराबर में। क्या इसकी जिम्मेदारी नहीं है मगध के इतिहास को बदलने की? हम तो ना 3 में ना 13 में, हमको बस गाना नहीं है आपको, हमारे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? हम तो आ जाते हैं डेली आपके या नाचने के लिए या लड़ने मरने के लिए।
इसीलिए मेरा आग्रह है, मैंने डीएम साहब से आग्रह किया है, डीएम साहब ने इसको ऑर्डर दिया है कि जो गलत केस हुआ आंदोलन का उसको वापस किया जाए। मैंने डीएम साहब से आग्रह किया है और डीएम साहब ने एसपी से सभी लोगों से बातचीत की है। और मैं नगर आयुक्त साहब से कहना चाहूंगा, मैं आपका सम्मान करता हूं, एक जनप्रतिनिधि और एक नौकरशाह दोनों का काम सेम है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।